काल त्या ठिकाणी काय नाव त्याचं जिची आत्महत्या झाली होती अन्वय, माफ करा मला लक्षात नाही. आज मी सन्माननीय गृहमंत्र्यांच्या विरुद्ध हक्कभंग दाखल केला आहे. काल सभागृहामध्ये बोलताना गृहमंत्र्यांनी अन्वय नाईक प्रकरणामध्ये हे प्रकरण मागचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दाबलं अशा प्रकारचं धादांत असत्य खोटं दिशाभूल करणारं विधान केलं. या संदर्भात आज मी माझ्या हक्कभंगाच्या जी नोटीस दिली त्या नोटीसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णयच वाचून दाखवला आहे, ज्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे नोंदवलेलं आहे की या सरकारच्या काळामध्ये जो काही FIR 306च्या अंतर्गत आत्महत्येला प्रवृत्त करण्याचा दाखल झाला तो प्रायमा फेसी चुकीचा आहे, तो कुठल्याही निकषात बसत नाही. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचे अनेक निर्णय आहेत. असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला असताना या ठिकाणी तो निर्णय मी सभागृहात सांगितला तरीही सन्माननीय गृहमंत्र्यांनी पुन्हा तेच विधान केलं आणि म्हणून गृहमंत्र्यांचं विधान सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान करणारं, या सभागृहामध्ये माझे जे अधिकार आहे त्या अधिकाराला बाधा आणणारं आणि माझ्यावर प्रेशर टाकून मी या सभागृहात बोलू नये अशा प्रकारचा प्रयत्न करणारा आहे. आणि म्हणून कौल शेखदरमध्ये अशा प्रकारच्या वागणुकीवर त्या ठिकाणी हक्कभंग होतो हे स्पष्टपणे सांगितलेलं असल्यामुळे त्याच्या आधारावर आज गृहमंत्र्यांच्या विरुद्ध मी हक्कभंग दाखल केला आहे. आज मराठा आरक्षण के संदर्भ में सम्माननीय मंत्री अशोक चौहान जी ने पूरे तरीके से झूठी बातें सभागृह में रखी. जो चीजें अटॉर्नी जनरल साहब ने नहीं कही वो चीजें भी उनके मुंह में डालने का प्रयास किया और इसलिए मैंने उनके खिलाफ विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव रखने की सूचना दी है और उस प्रकार से मैंने परमिशन भी मांगी है. आज जो उन्होंने कहा है, हमारे मंत्री जी को ये पता ही नहीं कि जो कानून हमने तैयार किया वो 102वें अमेंडमेंट के पहले तैयार किया है और उस तैयार कानून में केवल हमने अमेंडमेंट की है और इसलिए कानून रेट्रोस्पेक्टिवली 102 से बाधित नहीं होता. हमारे मंत्री जी को ये भी पता नहीं है कि यही मुद्दा हाईकोर्ट में आया था और हाईकोर्ट ने 2 पेज उसके ऊपर लिखे हैं और 102 से ये कानून बाधित नहीं होता, ऐसा हाईकोर्ट ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है. बावजूद उसके ये जिस प्रकार की बातें कही गई और उसके बाद सत्ता पक्ष ने विरोधी पक्ष को बोलने नहीं दिया, इससे सीधा सीधा ये ध्यान में आता है कि सत्ता पक्ष को हमारे जमाने में जो रिजर्वेशन मराठा समाज को हमने दिया था उस कानून को निरस्त करना है और उसका ठीकरा केंद्र सरकार के सिर पर फोड़ना है और इसीलिए इस प्रकार की गलत बातें बताई जा रही है. मैंने विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव सामने रखा है. और गृह मंत्री थोड़ा दम घेऊ द्या. आज गृह मंत्री अनिल देशमुख जी के खिलाफ मैंने विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव रखा है. कल उन्होंने सभागृह में अन्वय नाइक इनकी आत्महत्या का प्रकरण पूर्व मुख्यमंत्री ने दबाया, इस प्रकार की झूठी, विसंगत और सुप्रीम कोर्ट का अवमान करने वाली बात कही थी. आज मैंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का पैराग्राफ पढ़ के दिखाया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस कोर्ट ने बार बार जो टेस्ट रखी है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के लिए, आत्महत्या को प्रवृत्त करने के लिए, उस टेस्ट में ये केस पास नहीं होती और इसलिए प्राइमा फेसी 306 के तहत ये केस नहीं बनती. इतना स्पष्ट निर्णय ये सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ है. बावजूद इसके उन्होंने ये बात कही और मैंने उनके ध्यान में लाकर दिया था कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, उसके बावजूद उन्होंने ये बात कहना ये सुप्रीम कोर्ट का भी अवमान है और ये मेरे भी विशेष अधिकार का हनन है. मेरे ऊपर दबाव लाने की कोशिश उन्होंने की है. प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसेस, ये जो कौल शेखदर की किताब है जिसको हम हमारे असेंबली की गीता मानते हैं, उसमें स्पष्ट रूप से ये कहा गया है इस प्रकार से
सुप्रीम कोर्ट की बात को गलत ढंग से बताना या किसी भी बात को झूठे ढंग से बताना, ये विशेष अधिकार का हनन होता है और इसलिए उनके खिलाफ विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव मैंने दाखल किया है। महाविकास आघाडीत माझेंवरून एकमत नव्हतं असं देखील कळतंय। आज शरद पवारांनी नाराजी व्यक्त केली आणि त्यानंतर हा निर्णय झालाय। शिवसेना सोडलं तर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचा कुठेतरी विरोध होता। याचं कारण आहे की आपल्या सगळ्यांना कल्पना आहे, वाझे हे शिवसेनेमध्ये त्यांनी प्रवेश केला होता, ते शिवसेनेचे प्रवक्ते होते। त्यांना ज्यावेळेस सस्पेंड करण्यात आलं, सस्पेंड केल्यानंतर अनेक वर्षापर्यंत ते शिवसेनेचे प्रवक्ते आहेत, ते शिवसेनेचे नेते होते आणि त्यांना हे सरकार आल्यानंतर माननीय उच्च न्यायालयाचा निर्णय डावलून जाणीवपूर्वक घेण्यात आलं की त्यांचा उपयोग हा वेगवेगळ्या कामात करता येईल। आता कुठल्या कुठल्या कामात करता येईल हे आताच्या घटनेवरून लक्षात आलं। सर मोहन एक गाड़ी को लेकर तो ये समझ में आ गई कि गाड़ी किसकी थी, लेकिन सर इंडिया पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल केला, जे ऍडमिनिस्ट्रेटर त्यांच्यावर सुद्धा गुन्हा दाखल एट्रॉसिटी असं आहे की जो काही गुन्हा या ठिकाणी दाखल झालेला आहे त्या गुन्ह्याच्या संदर्भात माननीय न्यायालय उचित निर्णय करेल। परंतु माझा सवाल असा आहे की वाझेचा प्रश्न निर्माण झाल्यावरच गुन्हा का दाखल होतो? तोपर्यंत सरकार गुन्हा दाखल करत नाही। याचा अर्थ सरळ आहे की वाझेचा विषय आम्ही मांडू नये म्हणून हा गुन्हा त्यांनी दाखल केला, पण या गुन्ह्याचा आणि आमच्या मांडण्याचा संबंध नाही आहे। तो प्रश्न पूर्णपणे वेगळा आहे। ॲडमिनिस्ट्रेटर म्हणून जे केलेलं काम आहे त्या संदर्भात गुन्हा दाखल होत नाही। अशा प्रकारचे अनेक निर्णय आहेत, त्या संदर्भात कोर्ट निर्णय करेल। एक गाड़ी जो मिली है उसको मनसूख के बाद सामने जो दूसरी इनोवा गाड़ी वो उसका पता अब तक नहीं लग पाया। क्या आपको इस बारे में कोई जानकारी मिली है? देखिए, मेरी जानकारी के अनुसार एटीएस को वो गाड़ी कहाँ है इसकी जानकारी मिली है और मुझे ऐसा लगता है कि उसके ऊपर वो कार्रवाई करेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि शायद उनकी जानकारी से पहले अगर गाड़ी वहाँ से गायब होती है तो अलग बात है, पर इसके ऊपर आधिकारिक रूप से मैं कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि मैं किसी भी जांच एजेंसी का व्यक्ति नहीं हूँ। मैं तो जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसके आधार पर आपके सामने उसको रखने की कोशिश करता हूँ। पर मेरी इन्फॉर्मेशन के अनुसार कल शाम तक ये गाड़ी मुंबई में ही थी। सर, अभी तक मोबाइल फोन नहीं मिले हैं। कहा जा रहा है कि सिम कार्ड जो है उनके लोकेशन एक दूसरे से 20 मीटर की दूरी पे थे, लेकिन मोबाइल फोन रिकवर नहीं हुए हैं। देखिए, अगर ये जिस प्रकार से हत्या नजर आती है और जिस प्लानिंग के साथ हत्या की गई है, जिनको इन्वेस्टिगेशन समझता है, ऐसे ही लोग इतने प्लानिंग के साथ हत्या कर सकते हैं। और इसलिए ऐसे लोगों ने जानबूझकर, क्योंकि वो जानते थे कि टावर लोकेशन निकाला जाएगा, और इसलिए जानबूझकर ये भी हो सकता है कि अलग अलग टावर लोकेशन पे दो अलग अलग मोबाइल दिखाए हो, लेकिन ये मोबाइल या सिम कार्ड नहीं मिलेंगे। ये मुझे पक्का पता है क्योंकि उन लोगों ने उसको पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय किया होगा। लेकिन को अभी तक हटाया नहीं गया, वो उनको सिर्फ तबादला किया गया या तबादला करने की घोषणा की गई है। ऐसे में क्या फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन हो सकता है? देखिए, फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन इस सरकार को करना ही नहीं है, क्योंकि ये सरकार को पता है फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन हुआ तो सरकार के बड़े बड़े लोगों के नाम भी उसमें आ सकते हैं, और इसलिए सरकार फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन चाहती नहीं है। संजय राठौड़ को लेकर जिस तरीके से सरकार ने उनका इस्तीफा दिया, लेकिन एक एटीआई के लिए 10 दिन के सेशन में भी 1.5 दिन तक सरकार ने इसकी घोषणा नहीं की। इसको लेकर कैसे? देखिए, संजय राठौड़ के प्रकरण में उनका इस्तीफा लिया क्योंकि संजय राठौड़ ये इस सरकार को हिला नहीं सकते थे। इस सरकार के लोगों के राज उनके पास नहीं थे। इस सरकार के बारे में ऐसी कोई जानकारी उनके पास नहीं थी जिसके कारण ये सरकार हिल जाती। लेकिन प्रतीत होता है कि सचिन वाजे के पास इस प्रकार की शायद कुछ जानकारियां हैं जिसके चलते उनके ऊपर कार्रवाई करने से सरकार डरती है, और इसलिए केवल सभागृह को शांत करने के लिए और अपनी इज्जत बचाने के लिए सरकार ने घोषणा की है कि उनको हमने अलग किया है।